सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय बिल्कुल गलत है, गैर संवैधानिक है। क्या भारत की न्यायपालिका इतनी सक्षम नहीं है कि वो खुल के ये कह सके कि वहां पे बाबरी मस्जिद थी? एक पीढ़ी ने रिजर्वेशन ले लिया, दूसरी का खत्म कर दीजिए, ठीक है? तो जो मंदिरों में 5000 साल से आप रिजर्वेशन लेके बैठे हो, उसको कब खत्म करोगे? जिसके बाप एक बार सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए, हाई कोर्ट में जज बन गए, उस पर आप कब लगाम लगाओगे कि उसकी जो आने वाली पीढ़ियां जो है वो जज नहीं बनेगी? बात सुनो, हम लोग मुस्लिम नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि हम खुल के करेंगे तेरे जुल्म की मुखाफलत। तू वक्त का तख्ता नशिया, कोई खुदा नहीं। पहले जाति आई है तो पहले जाति जाएगी, फिर आरक्षण जाएगा। दूसरी बात, मैं इसलिए मानने को तैयार नहीं हूं, कुछ जजेस जो है हाई कोर्ट के कहते हैं कि जो मोरनी है वो मोर के आंसू से गर्भवती होती है। एक जज साहब ने कहा कि मनु स्मृति के हिसाब से, सॉरी गीता के हिसाब से और रामचरितमानस के हिसाब से हमें समाज बनाना है। मैं बिल्कुल विरोध करता हूं, नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट की इस बात को कि मुझे भारत के अंदर गीता और रामचरितमानस जैसा राज्य बनाना है। कि सुप्रीम कोर्ट में कोई सुप्रीम कोर्ट जज बैठा तो वो खुदा है, मेरे लिए कोई खुदा नहीं है। आने दे, बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। देखिए, एक बात आप समझिए कि इस नूरा कुश्ती का पार्ट मैं नहीं हूं। चाहे राहुल गांधी चित्पावन ब्राह्मण हो, चाहे गौड़ सारस्वत ब्राह्मण हो, ये लड़ाई उनकी व्यक्तिगत निजी लड़ाई है। अगर कोई भी व्यक्ति इस नूरा कुश्ती में भाग लेके सोचता है कि राहुल गांधी पे अत्याचार हुआ है, तो वो बिल्कुल गलत सोचता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी पार्लियामेंट और सांसद आज भी जो है इस मामले पे चुप है कि जातिगत जनगणना करवाई जाए, और मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की नूरा कुश्तियां रूपरेखा जो है पार्लियामेंट के अंदर की गई है। मुझे अनुराग ठाकुर से कुछ नहीं लेना, मुझे जो है राहुल गांधी से कुछ नहीं लेना, ना उसकी जाति से लेना। मुझे लेना है कि भारत के हित में, राष्ट्र के हित में, संविधान को बचाने के लिए कौन काम करेगा। लेकिन राहुल गांधी जाति का जनगणना की बात कर रहे हैं और अनुराग ठाकुर कह रहे हैं जिसको अपनी जाति का ही नहीं पता है वो जनगणना की बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने क्या बताया, मुझे व्यक्तिगत तौर पे किसी की जाति जानने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब जब राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, तो मुझे आप एक बात बताइए कि जितने कांग्रेस शासित राज्य हैं उनमें जातिगत जनगणना अभी तक क्यों नहीं हुई है? क्या हर सवाल जो है केंद्र के कंधे पे रख के पूछना जायज है? क्या ये बात सही नहीं है कि 70 वर्षों तक जो कांग्रेस जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सरकार में रही, केंद्र में रही, परंतु अब आप ये कहेंगे कि नहीं वो 70 वर्षों की बात आज क्यों? आज इसलिए कि जो केंद्र के अंदर जो राज्यों के अंदर कांग्रेस की जिनमें सरकार है, पहले राहुल गांधी जो है उनमें जाति की जनगणना करा ले, उसके बाद जो पार्लियामेंट के अंदर इस मुद्दे को उठाएं तो बेहतर होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है आरक्षण में सब कैटेगरी का, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से खुल के एक बात कह दूं कि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय बिल्कुल गलत है, गैर संवैधानिक है, न्याय संगत नहीं है, और ये भावनाओं में बहके राजनीतिक कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। अब आप ये कहें कि नहीं बिल्कुल जो है सब क्लासिफिकेशन शेड्यूल कास्ट के अंदर कर दिया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, शायद आपको संविधान की जानकारी कम है, तो मैं एक बात बता दूं कि एक शेड्यूल कास्ट लिस्ट होती है, एक शेड्यूल ट्राइब लिस्ट होती है। शेड्यूल कास्ट को 15% का आरक्षण मिलता है, शेड्यूल ट्राइब को 7.5% का आरक्षण मिलता है। इससे पहले जो है ईवी चिनैया का एक जजमेंट था 2004 में, सुप्रीम कोर्ट की 6 जज की बेंच ने इस जजमेंट को दिया था, जिसमें यह कहा था कि शेड्यूल कास्ट के अंदर कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती। अब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती, इसका रीजन सुनिए। अब कुछ लोग जो इस बारे में नहीं जानते, मैं उन लोगों को एक बात बता दूं। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डिसीजन लिया है, ये डिसीजन जो है चुनाव से पहले जो है पहले इस पर सुनवाई खत्म हो गई थी, परंतु इस मामले पर कोई भी निर्णय नहीं आया और चुनाव के बाद आया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण के अंदर भी क्रीमी लेयर होना चाहिए। मुझे आप एक बात बताएं कि जो आरक्षित श्रेणी है, जो 15% शेड्यूल कास्ट के लिए है, 7% शेड्यूल ट्राइब के लिए है, ईडब्ल्यूएस के अंदर क्रीमी लेयर कब लागू करोगे आप? जो नॉन रिजर्व कैटेगरी है, जिसे जनरल कैटेगरी है, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या मुस्लिमों को ईडब्ल्यूएस के अंदर में आरक्षण मिलता है? क्या जनरल कैटेगरी के अंदर मुस्लिमों का आरक्षण मिलता है? क्या भारत के अंदर मुस्लिम रिजर्वेशन, जो कि आज भी ओबीसी रिजर्वेशन के कुछ भागों में आता है और कुछ हद तक जो ओबीसी रिजर्वेशन मुस्लिम लेते हैं, मुझे बताएं कि क्या मुस्लिमों का इस भारत पे, इस देश के संसाधनों पे हक नहीं है? जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नहीं, शेड्यूल कास्ट लिस्ट में तो क्लासिफिकेशन हो सकता है, सब कैटेगरी बनाई जा सकती है, परंतु जनरल में और ईडब्ल्यूएस में क्यों नहीं बनाई जा सकती?
अब सवाल ये कि शेड्यूल कास्ट, एक शेड्यूल कास्ट लिस्ट है जिसके अंदर में जो अमेंडमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकती है और राज्य नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय इस वजह से दिया है, किसी प्रकार से जो अनुसूचित जातियां हैं जो आरक्षण के माध्यम से अपनी लड़ाई जो लड़ रही हैं, जो अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं, उसको ख़त्म किया जाए और किस प्रकार इन लोगों को टारगेट किया जाए। सवाल फिर वही कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मैं बिल्कुल असहमत हूँ। यह डिसीजन बिना तथ्यों के आधार पर, बिना भावनाओं के आधार पर दिया गया है, राजनीतिक कारणों से दिया गया है और इस डिसीजन का संविधान के अंदर कोई भी उल्लेख नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम इन इंडिया, ओनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन इंडिया, नॉट सुप्रीम कोर्ट। अब मुझे एक बात बताएं, मैं इस तथ्य को आपको इस प्रकार समझा सकता हूँ। एक मामला है हिंदू मुस्लिम का, बहुत बड़ा मामला, शायद भारत का सबसे बड़ा मामला। उस मामले को हम नाम देते हैं अयोध्या का मामला। उस अयोध्या के मामले में एक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के पास आता है। उस डिसीजन में ये आता है कि भाई आप जो है ये डिक्लेयर करें कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद थी या वहाँ पर कोई राम मंदिर था। सुप्रीम कोर्ट असमर्थ हो जाता है उस डिसीजन को क्लियर करने के बाद। शाम को सुप्रीम कोर्ट के जजेस जाते हैं, 5 स्टार होटल में जाते हैं, वो दारू पार्टी चलती है। सूट फॉर डिक्लेरेशन ना करके उन्होंने सूट फॉर पार्टीशन कर दिया। क्या भारत की न्यायपालिका इतनी सक्षम नहीं है कि वो खुल के ये कह सके कि वहां पे बाबरी मस्जिद थी? नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं डर से, व्यक्तिगत कारणों से और सत्ता के लालच में इस प्रकार के डिसीजन या निर्णय सुप्रीम कोर्ट दे रहा है जो कि गैर संवैधानिक है और गैर कानूनी और पार्लियामेंट विरोधी है। सुप्रीम कोर्ट अब जो है राजनेताओं के इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है। अब नहीं, सुप्रीम कोर्ट अधिकतर समय पर राजनेताओं के इन्फ्लुएंस में, उनके इशारों पर काम करता है। जो ये सब क्लासिफिकेशन शेड्यूल कास्ट लिस्ट के अंदर की जो आज बात आप कर रहे हैं या हम बात कर रहे हैं, ये डिसीजन तो चुनाव से पहले ही हो गया था इसके अंदर, परंतु इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। इन्हें पता है कि अगर चुनाव से पहले हम इस मामले में डिसीजन दे देते तो भारत के जो शेड्यूल कास्ट है, भारत की जो शेड्यूल ट्राइब है, भारत की जो पिछड़ी जातियां हैं। अब एक बात बताएं, जब ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर का आप प्रावधान ला सकते हैं, शेड्यूल कास्ट के अंदर आप क्रीमी लेयर का प्रावधान ला सकते हैं, तो क्या कारण है नॉन रिजर्व कैटेगरी, जिसे आप जनरल कैटेगरी कह सकते हैं? मैं तो एक बात कहता हूं ना सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड कर दे कि 10% ब्राह्मण का, 10% क्षत्रियों का, 10% वैश्यों का, 10% शूद्रों का, 10% मुस्लिमों का, 10% पंजाबियों का, 10% जो जैनियों का, 10% जो है अनुसूचित जाति जनजाति का, आप सबकी बंटवारा क्यों नहीं कर देते? लेकिन सर जज साहब तो ये कह रहे हैं कि एक पीढ़ी ने रिजर्वेशन का फायदा लिया, लेकिन उसकी बाकी पीढ़ियां क्यों ले फायदा? भाई जज साहब, पीढ़ी के बाद, 2 पीढ़ी के बाद छोड़ देना चाहिए रिजर्वेशन, तब तक आरक्षण की। देखिए, ये आप लोगों के साथ दिक्कत यही संपन्न हो गया, उसको क्या जरूरत है? बिल्कुल, आप लोगों के साथ दिक्कत यही है कि जो आपको मीडिया पढ़ाती है आप उसे पढ़ते हो और उसकी भाषा बोलते हो। एक पीढ़ी ने रिजर्वेशन ले लिया, दूसरी का खत्म कर दीजिए, ठीक है? तो जो मंदिरों में 5000 साल से आप रिजर्वेशन लेके बैठे हो, उसको कब खत्म करोगे? जिसके बाप एक बार सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए, हाई कोर्ट में जज बन गए, उस पर आप कब लगाम लगाओगे कि उसकी जो आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो जज नहीं बनेंगी? और जब आप कहते हो सर्वगुण संपन्न जाति जो है, जाति सबसे बड़ी बीमारी भारत के अंदर है, धर्म जो है सबसे बड़ी बीमारी भारत के अंदर है, आप ये कहते हो रिजर्वेशन ले लिया, एक पीढ़ी ने रिजर्वेशन ले लिया, खत्म कर लिया। देखो मेरी बात सुनो, हम लोग मुस्लिम नहीं है, शेड्यूल कास्ट मुस्लिम नहीं है। जो मुस्लिम 1947 में 600 रियासत का राजा था, आज 6 का भी नहीं है। जिस मुस्लिमों की नौकरी जो 25% आज़ादी के समय में थी, आज 5% भी नहीं है। जो मुस्लिम भारत के अंदर जो क्रिमिनल लॉ जब उत्तर भारत में लिखा जाता तो अरबी, फारसी, उर्दू के शब्द यूज किए जाते थे, आज वो खत्म कर दिए गए हैं। जो मुस्लिमों की जो संस्कृति थी, कल्चर थी, जो अब मुस्लिमों को कह देते हैं कि ताजमहल जो है मुस्लिमों ने नहीं बनाया, जो लाल किला जो है वो मुस्लिमों ने नहीं बनाया, तो मैं आपको बता दूं कि हम खुल के करेंगे तेरे जुल्म की मुखाफलत, तू वक्त का तख्ता नशिया कोई खुदा नहीं। अब आप ये कहो कि आप मुस्लिमों से क्यों तुलना कर रहे हैं? मैं मुस्लिमों से इसलिए तुलना कर रहा हूं कि समाज जो आरक्षण है वो किसी के बाप की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। पहले जाति आई है तो पहले जाति जाएगी, फिर आरक्षण जाएगा। दूसरी बात, लेकिन सर मुसलमान तो सुप्रीम कोर्ट को मानता है, किसी भी मामले में कोई फैसला आता है उसका सम्मान करता है, सर आंखों पर रखता है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं, बिल्कुल मैं इसलिए मानने को तैयार नहीं हूँ। कुछ जजेस जो है हाई कोर्ट के कहते हैं कि जो मोरनी है वो मोर के आंसू से गर्भवती होती है। इस मामले में भी क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट लिस्ट,
इसमें एक जज साहब ने कहा कि मनुस्मृति के हिसाब, सॉरी, गीता के हिसाब से और रामचरितमानस के हिसाब से हमें समाज बनाना है। मैं बिल्कुल विरोध करता हूं, नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट की इस बात को कि मुझे भारत के अंदर गीता और रामचरितमानस जैसा राज्य बनाना है। मुझे बनाना तो संविधान का राज बनाना है। मैं खुल के कह रहा हूं ना, आप मानिए, आपको अगर आप जो बाबरी मस्जिद पे अगर आप चुप हैं तो वो इसलिए चुप है क्योंकि सरकार, शासन, सत्ता आप पे बुलडोजर चला देगी। और मैं तैयार हूं, अगर समाज पे अत्याचार अगर कोई सुप्रीम कोर्ट करता है, कोई नेता करता है, कोई कुछ भी करता है, शहीदों की कब्र पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने काशीनाथ महाजन जजमेंट के अंदर SC/ST एक्ट को खत्म किया था, जिसे SC शेड्यूल कास्ट के लोगों ने लड़कर वापस लिया और उसको वापस लेना पड़ा। मेरा विरोध सुप्रीम कोर्ट के व्यक्तिगत जजों से है, सुप्रीम कोर्ट की चेयर से नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जो चेयर है मैं उसका आज भी सम्मान करता हूं, परंतु ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई सुप्रीम कोर्ट जज बैठा तो वो खुदा है। मेरे लिए कोई खुदा नहीं है। कोलिजियम से आया हुआ कोई भी जज मेरे लिए कोई खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि वह खुद एक गैर कानूनी व्यवस्था से आया हुआ है। अगर कोई जज सुप्रीम कोर्ट में ये पूछ के ये बैठता है कि एक पीढ़ी ने आरक्षण ले लिया तो खत्म करना चाहिए, मुझे बताओ कि क्या दलित मुस्लिम भारत के अंदर मॉब लिंचिंग के नाम पे कब तक मारे जाएंगे? क्या उन्हें विशेषाधिकार की विशेष प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है? क्या भारत का जो शेड्यूल कास्ट है, भारत का जो मुस्लिम है, क्या भारत का मुस्लिम CA NRC से आज संतुष्ट है? बताएं, क्या सुप्रीम कोर्ट उसके पक्ष में कितने ही कसीदे कर दे, कोई नेता CA NRC के पक्ष में कितने ही कसीदे कर दे, अगर भारत का मुस्लिम चुप है तो वो किसी डर के कारण चुप है। लेकिन अगर उसे बोलने की आज़ादी मिलेगी तो वो भी खिलाफत करेगा, वो भी इनकी मुखाफलत करेगा, वो भी अपनी आवाज़ उठाएगा, और मेरे पास अधिकार है अपनी आवाज़ उठाने का। सुप्रीम कोर्ट कहीं से कहीं तक भी जो पार्लियामेंट के अंदर आपके हमारे नुमाइंदे 800 सांसद बैठे उनसे बड़ा नहीं है। अच्छा सर, आप वकील हैं तो क्या करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ? अब लोग कुछ कर रहे हैं फिर क्या है? देखिए, इस मामले पे कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हमारी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के कुछ बायस जजों से हो सकती है, और ये जो लड़ाई है कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक की होगी, और दिल्ली के अंदर भी हम बता रहे हैं कि हम लड़ेंगे, संवैधानिक रूप से लड़ेंगे, कानूनी रूप से लड़ेंगे, और इस मुद्दे को तब तक उठाएंगे जब तक कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत बदलाव ना हो। अंदाजा लगा सकते हैं बड़ा प्रोटेस्ट का? अंदाजा आपको अभी हवा जो चलेगी तो आपको पता लग जाएगा। एक शेर है कि बड़े बड़ाई ना करें और बड़े ना बोले बोल, हीरा किससे कब कहे लाख टका मेरा मोल। तो जब आवाज़ आएगी, जब सूरज निकलेगा तो आपको भी पता लगेगी, क्योंकि ये सिर्फ आगाज़ है, और जब आगाज़ दिया है तो अंजाम भी हम अंजाम तक भी हम इस लड़ाई को लेके जाएंगे।